एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर में देखेंगे व्हाई इलेक्शन जो है वो क्यों नेसेसरी होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक दिया है असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। उसका एक पेपर कटिंग दिया है जिसमें लिखा गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं आधी रात का टाइम है जो कि एक जगह पे बहुत सारे लोग एक लीडर को वेट किए थे उनकी मीटिंग या फिर उनके स्पीच को सुनने के लिए। तो जो लीडर को वो वेट किए थे उनका नाम है देवीलाल, जो कि हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ हैं। और वो उस दिन बहुत ही बिजी थे, सुबह से वो ऐसे 9 मीटिंग अटेंड कर चुके थे और वो उनका आखिरी मीटिंग था। तो देवीलाल जो थे वो पिछले 23 मंथ से ऐसे हर जगह पे वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, इलेक्शन के लिए स्पीच दे रहे हैं, लोगों को एड्रेस कर रहे हैं ताकि उनका जो पार्टी है वो इलेक्शन पे विन कर सके। तो ये जो रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, वो 1987 में हरियाणा का जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होने वाला था उसका पेपर कटिंग है। तो उस समय हरियाणा में जो रूलिंग पार्टी था या फिर जो गवर्नमेंट पे था वो था कांग्रेस पार्टी, और जो कि 1982 से वो रूल करता आ रहा है हरियाणा में। तो जो चौधरी देवीलाल थे वो उस समय ओपोजिशन लीडर थे और उन्होंने एक मूवमेंट या फिर एक स्ट्रगल शुरू किया था जिनका नाम था न्याय युद्ध और स्ट्रगल फॉर जस्टिस। तो उसके लिए उन्होंने एक नया पार्टी बनाया था जिसका नाम रखा गया था लोकदल। तो उन्होंने उस पार्टी जो था उस पार्टी में बाकी के जो अदर ओपोजिशन छोटे मोटे लीडर होते हैं या फिर जो ओपोजिशन पार्टी होते हैं उन सभी को मिला के एक फ्रंट बनाया था ताकि वो कांग्रेस के अगेंस्ट में 1987 का जो इलेक्शन होने वाला था उस पर वो कंटेस्ट कर सकें। तो देवीलाल अपने पार्टी को जिताने के लिए इलेक्शन में बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे लोगों को। अगर उनका पार्टी जीत गया तो जितने भी फार्मर्स का लोन्स है या फिर स्मॉल बिजनेसमैन का लोन्स है उन सभी को वो माफ़ कर देंगे या फिर उनको छोड़ देंगे। और ये जो काम होगा वो गवर्नमेंट का फर्स्ट एक्शन होगा अगर वो जीत जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया था। तो जो वहाँ हरियाणा के लोग थे वो करेंट गवर्नमेंट से नाखुश थे। जो कांग्रेस लीडर पार्टी वहाँ पे था, रूल कर रहा था, उनसे वो नाखुश थे। तो इसलिए वो चाहते थे कि जो देवीलाल का प्रॉमिस है उनको वो सच्चा लगा कि अगर देवीलाल के पार्टी गवर्नमेंट पे आएंगे तो उनका जितना भी लोन है वो छोड़ दिया जाएगा। तो जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो लोकदल और उनके जो बाकी के अलायंस पार्टी थे उन्होंने 76 सीट पे जीत हासिल किया था आउट ऑफ 90 सीट पे। तो उनके असेंबली में टोटल 90 सीट्स था जिससे कि 76 सीट पे लोकदल और उनके बाकी के जो अलायंस पार्टी थे उन्होंने जीत हासिल किए थे। और उन 76 सीट से खाली लोकदल के ही 60 सीट पे जीत हासिल हुआ था। तो इसका मतलब है लोकदल जो था वो मेजॉरिटी फॉर्म गेन किया था, इसलिए लोकदल जो था वो असेंबली पे गवर्नमेंट क्रिएट किया। और उस टाइम पे जो कांग्रेस था उसको खाली 5 सीट पे ही जीत हासिल हुआ था। तो जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए तो जो सीटिंग चीफ मिनिस्टर थे या फिर जो करंट चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया। और जो नए पार्टी विन किए थे लोकदल के, उनमें से जितने भी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं या फिर जो एमएलएस होते हैं, मतलब लोकदल में 60 सीट ने जीत हासिल किया था, इसका मतलब है कि 60 एमएलए वहाँ पे थे लोकदल के। और उनके बीच में ही जो उनके लीडर थे देवीलाल, उनको एज ए चीफ मिनिस्टर चूज किया गया। और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनको ऑफिस आके ज्वाइन करके गवर्नमेंट क्रिएट करने के लिए इनवाइट किया था। और जैसे ही देवीलाल चीफ मिनिस्टर बने तो उसके 3 दिन बाद ही उन्होंने एक ऑर्डर इश्यू किया, गवर्नमेंट ऑर्डर, जिसमें कि वो जितने भी फार्मर्स के लोन्स था या फिर स्मॉल बिजनेसमैन का लोन्स था वो सभी को माफ़ करने का ऑर्डर दिया था। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट इलेक्शन आया 1991 में, तो उस टाइम जो देवीलाल का पार्टी था लोकदल, उन्होंने उतना लोगों का वो सपोर्ट वो हासिल नहीं कर पाए और उस इलेक्शन में उनको हार सहना पड़ा था। और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी था ओपोजिशन का, उसने फिर से गवर्नमेंट बनाया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे एक पार्टी जो है वो 5 साल बाद बदल सकता है, वहीं जो दूसरी पार्टी है वो फिर से रूलिंग पार्टी बन सकता है। ये सब जो है वो इलेक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। तो हम लोग इलेक्शन क्यों चाहिए होता है, उसका नीड्स क्या होता है। तो इलेक्शन जो है वो हर एक डेमोक्रेसी कंट्री में रेगुलरली होता है, हर 5 साल बाद जो है इलेक्शन होते रहते हैं। तो ऐसे वर्ल्ड में 100 से ज़्यादा कंट्रीज हैं जहाँ पे कि इलेक्शंस होते रहते हैं और लोग जो है अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं रूल करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे कंट्री जो है जो कि डेमोक्रेसी नहीं भी होते हैं, वहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं।
तो ये जो इलेक्शंस होता है वो क्यों होता है, क्यों हमें चाहिए इलेक्शंस? तो सोचो ऐसा एक सिचुएशन इमेजिन करो जहाँ पे कि लोगों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और जो कोई भी लॉ बनाना होता है या फिर कोई भी एक मैटर पे डिसीजन लेना होता है, तो जो मीटिंग होता है असेंबली में सभी लोग वहाँ पे जाके अगर बैठ जाएंगे तो कैसा रहेगा सिचुएशन? क्योंकि एक लार्ज कंट्री में बहुत सारे पॉपुलेशन होते हैं, तो लोगों का जो पार्टिसिपेशन होता है, हर एक लोग जाके उस मीटिंग में बैठेंगे और अपने अपने अगर व्यू देंगे तो किसी भी मैटर का जो डिसीजन होगा वो सही से ही नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इतने सारे लोगों के लिए किसी एक पर्सन को चूज करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से, और जो हम लोग सोचते हैं या फिर जो हमारा व्यू होता है वही जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव उसको असेंबली में प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हमें जो है रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर ऐसा एक सिचुएशन होगा जहाँ पे कि सभी लोग जाके मीटिंग अटेंड करेंगे, तो किसी के पास टाइम होता है, किसी के पास टाइम नहीं भी होता है, या फिर किसी के पास एक्सपीरियंस होता है, कोई उस मैटर के बारे में जानकारी रखता है, तो किसी के पास जानकारी नहीं भी होता है। तो इसलिए हमें जो है रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ही ज़रूरी होता है। या फिर एक ऐसा वे होता है जहाँ पे कि हम लोग इलेक्शन के बिना रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। सोचो अगर इलेक्शन ना करके हमें अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करना हो तो कैसे चूज करेंगे? अगर हम लोग उनके एजुकेशन के हिसाब से चूज करना हो या फिर उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से चूज करना हो तो ये जो है उनके लिए रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा पर्सन कितना एक्सपीरियंस होता है या फिर कौन सा पर्सन कितना एजुकेटेड होता है। तो इसलिए उनके नॉलेज के बेस के ऊपर या फिर उनके एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर किसी पर्सन को हम लोग चूज करते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव, तो ये जो है बहुत सारे लोगों के लिए नाइंसाफ़ी हो जाएगा। क्योंकि कोई पर्सन, बहुत सारे लोग अगर किसी पर्सन को पसंद ना भी करते हों, अगर उसको हम लोग एज ए रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे तो उनका जो व्यू है या फिर उनका जो डिमांड्स है विश है उसको वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें जो लोग एक पर्सन को सबसे ज़्यादा वोट देके जिताते हैं उसको हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से चूज करते हैं। मतलब मेजोरिटी के हिसाब से देखते हैं कि कौन से पर्सन को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, ताकि लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का अधिकार उनको मिल पाता है। तो इन्हीं रीज़न की वजह से जो इलेक्शंस होते हैं वो होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखो इसे कुछ पॉइंट दिए हैं कि इलेक्शंस क्यों एसेंशियल होता है एक डेमोक्रेसी कंट्री के लिए। तो नीचे 3 पॉइंट्स दिया है। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस। तो इलेक्शन में जो वोटर्स होते हैं, फिर जो लोग वोट देते हैं, उनके पास बहुत सारे चॉइस होता है, जैसे कि दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। तो वो ये चूज कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन उनके लिए लॉ बना सकता है। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। वो वोटर्स जो है ये भी चूज कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन जो है गवर्नमेंट बनाने जा रहा है, या फिर कौन सा पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी बनने जा रहा है और उनके लिए मेजर डिसीजंस लेने वाले हैं जो कि सबके लिए सही होता है। देन दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। या फिर वो ऐसे एक पार्टी को चूज कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट को गाइड कर सकते, जिनके पॉलिसी जो है अच्छा होता है, बेहतर होता है, जो कि लोगों को पसंद आता है, और गवर्नमेंट और लॉ मेकिंग को वो गाइड करता है, मतलब उसको अच्छे से रूल करने में वो हेल्प करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ होता है जिससे कि वोटर्स को चूज करने का मौका मिलता है इलेक्शन में। तो इन्हीं सभी रीज़न की वजह से इलेक्शन जो है वो नेसेसरी होता है। फॉर दिस रीज़न वी नीड इलेक्शंस। तो आज के लिए